उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फ़ा बीटा गामा, अच्छा ये 3D में क्वेश्चन है, ठीक है। कोई एक जैसे कि 3D होता है, 3D आप कमरे का कॉर्नर समझिएगा। तो हम पहले दो साइड्स बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। और जेड एक्सिस जो है वो आपका यहाँ पर इस तरह से रहता है ना। तो क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं जो कि अल्फ़ा बीटा गामा एंगल एक्स वाई जेड एक्सिस से बनाएगी। तो एक लाइन सपोज हम ऐसे कुछ ले लेते हैं ना, जो कि एक्स एक्सिस से 45 बना रही है, वाई एक्सिस से भी 45 बना रही है। और तो ये जो लाइन होगी वो जेड वाली एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी, है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू ये हो गई, बीटा की वैल्यू ये हो गई, गामा की वैल्यू आपको समझ में आ गई कितनी हो जाएगी। गामा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 90 डिग्री। तो ये तीनों वैल्यू आपके पास क्लियर हो गई। तो साइन 45 कितना होता है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यही तो फाइंड आउट करना आपको, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा, है ना। तो साइन 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, ये भी 1/2 हो जाएगा। और साइन 90 आपका 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करिएगा। यदि वैसे सॉल्व करेंगे तो काफ़ी कठिन सा क्वेश्चन ये हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। इस क्वेश्चन में एक समीशन दे रखा है r = 1 से लेकर 9 साइन स्क्वायर r π/18, है ना। तो ये क्या करना है, सिंपली समीशन इसको ओपन करना होगा। ओपन यदि करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। साइन स्क्वायर r की वैल्यू 1 है तो π/18 पहली बार आएगा। दूसरी बार आपका आएगा साइन स्क्वायर 2π/18 आएगा। साइन स्क्वायर 3π/18 आएगा। ऐसे यदि कंटिन्यू करें तो लास्ट के 2 टर्म्स और लिख लीजिएगा। तो साइन स्क्वायर 9 है ना, तो ये वाला 8π/18 लिख लीजिएगा। और लास्ट वाला लिख लीजिएगा साइन स्क्वायर 9π/18। देखो अब ये जो वैल्यू है वो 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगी, है ना। अब बचा हमारे पास इतना माल बचा हुआ है। तो ये वैल्यू और ये लास्ट वाली देखिएगा, तो इसमें क्या हो रहा है, π/18 और 8π/18 को यदि ऐड कर दें तो ये π/2 बन जाएगा, है ना। तो यदि π/2 बन जाएगा तो इसका मतलब ये वाला जो है इसको आप लिख सकते हो cos स्क्वायर π/18। तो ये साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a = 2 हो जाएगा 1। ऐसे ये जो यहाँ पर टोटल जो 8 हैं, 8 में से 2 के पेयर बनाएंगे, टोटल कितने पेयर बनेंगे, 4। तो 4 के आंसर कितने हो जाएंगे, 1 1 1। तो कुल मिला के 4 यहाँ से मिल गया, एक आपके पास पहले से था। तो 4 + 5 कितना हो गया, वो 4 + 1 5 हो गया। आंसर कितना हो गया, सी। तो यहाँ से आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे। इजी था। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है a + b + c = 0 दिया हुआ है। और ये बोल रखा है कि a b c की जो वैल्यू है वो नॉन जीरो है, ठीक है। मतलब a b c की वैल्यू आपको 0 के बराबर नहीं लेनी है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि a² / bc + b² / ca +
c² अपॉन ए बी की वैल्यू आप बताइएगा, है ना। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू ले लीजिएगा। तो सबसे अच्छा क्या है कि 2 -1 और -1 ले लें तो हमारी कंडीशन भी फॉलो होती रहेगी और इसको भी सेटिस्फाइड करता रहेगा। तो ये जो वैल्यू है बस इसमें रख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम ऊपर पुट कर लीजिए फटाफट, ये 4 1 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई प्लस प्लस लगा लीजिएगा। अब b इंटू सी दिस इंटू दिस, तो ये 1 हो जाएगा, c इंटू ए -2 हो जाएगा और ये भी -2 हो जाएगा। कुल मिलाकर 4 -1/2 -1/2 इक्वल टू 4 - 1 इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। 3 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में। ए आपका सही हो गया। कितना ईजी है यार। इस क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन करवाया जा रहा है -1 से 2 और x mod x dx, है ना। तो जब भी मॉड का क्वेश्चन आता है इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे कि आपको मॉड x प्लस ए दे रखा है तो आप जो भी ब्रेक है वो आपको x प्लस ए इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस ए, तो x इक्वल टू माइनस ए पर आपको ब्रेकिंग करनी होती है। तो इसके मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको x माइनस 0 दे रखा है, तो x इक्वल टू 0 पे आपको ब्रेक करना होगा। क्या चीज़ ब्रेक करना होगा, जो आपकी लिमिट्स है ना। तो ये आपको क्या करना होगा, -1 से 0 और दूसरा करना होगा 0 से 2 तक। अब यहाँ इस वाले पार्ट में क्या होता है, मॉड x नेगेटिव वैल्यू देगा तो यहाँ पे टोटल जो हो जाएगा वो -x² की तरह काम करेगा और ये वाला जो होगा वो x² की तरह काम करेगा, है ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। -x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³ अपॉन 3 हो जाएगा और इसकी लिमिट आपको -1 से 0 पुट करना होगा और ये x² अपॉन 3 इसकी लिमिट आपको 0 से 2 पुट करनी होगी, राइट। तो चलिए अब इसको पुट कर लेते हैं। तो 0 पुट करेंगे तो 0 ही रहेगा, माइनस का साइन लगा लीजिएगा। अब इसमें माइनस पुट करूँगा तो माइनस और ये -x³ सब पॉजिटिव हो जाएगा और 1/3 इतना निकल आएगा प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 बाई दिस -0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका आ गया 8/3 - 1/3 इक्वल टू 7/3, है ना। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि मॉड x को हम किस तरह से ब्रेक करते हैं जब इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में यूज होते हैं, है ना। चलिए अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें आपको एक सर्कम सर्किल बनाना है और इन सर्किल बनाना है और उनकी रेडियस जो है उनका रेशियो आपको बताना है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आप अच्छे से जानते हो क्या चीज़ होती है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं और जो ट्रायंगल्स हैं वो 60 एंगल हैं वो 60 के होते हैं। इन सर्किल कैसे बनता है, इन सर्किल कुछ इस तरह से बनता है ना। और जो बाहर वाला जो सर्कम सर्किल होता है वो कुछ इस तरह से बनता है आपका, राइट। तो यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके जो सर्कम सेंटर और इन सेंटर वो सेम होते हैं और यदि रेडियस देखी जाए ये वाली तो ये इन सर्किल की रेडियस हो जाएगी और सर्कम सर्किल वाली की जो रेडियस है वो ये वाली हो जाएगी, ठीक है। और इसको कैपिटल R से बोलते हैं। यदि आपको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो अब ये टोटल कितना एंगल था, 60 था, आधा बचा होगा ये 30 और ये एंगल तो आपका 90 है और ये एंगल आपका 60 है। तो 30 के सामने वाली भुजा तो कुछ इस तरह से आपका ट्रायंगल हो गया, इस तरह से बना लेता हूँ मैं, ये इस तरह से आ गया, ठीक है। तो ये आपका 30 है, ये आपका 60 है और ये आपका 90 है। तो ये जो रेशियो होता है वो होता है हमारा √60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है और इसके सामने 2 होता है ना। तो ये R की वैल्यू है, ये वाली स्मॉल r की है और ये वाली कैपिटल R की है। तो रेशियो आप समझ गए होंगे, स्मॉल r और कैपिटल R का रेशियो कितना है, 1:2। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, मतलब उल्टा उल्टा आपसे पूछा गया, कैपिटल R ये पूछा गया तो 2:1 हो जाएगा आपका, ठीक है। 21 का डी ऑप्शन इजी है, ठीक है। यदि आपको कोई चीज़ याद नहीं है तो ज़्यादा टेंशन ना लें, कॉन्सेप्ट फोकस रखें। यदि कॉन्सेप्ट यदि आपके अच्छे हैं तो पेपर तभी निकलेगा, उससे पहले आपका नहीं निकलने वाला। कितनी भी ट्रिक याद कर लीजिए, कितने भी क्वेश्चंस लगा लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। कॉन्सेप्ट पे फोकस, मतलब कॉन्सेप्ट को इतना अच्छे से आना चाहिए कि आप दूसरों को उतने डीपली बता सकें, कोई भी क्रॉस क्वेश्चन हो उसका आप जवाब दे सकें, ठीक है। तभी आप एक टीचर बनने लायक हैं, अदरवाइज़ आप केवल नौकरी कर सकते हैं, टीचर नहीं बन सकते हैं। क्लियर। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, x-1 x+3 फैक्टर्स हैं, ठीक है। कौन कौन फैक्टर है, x-1 फैक्टर है और दूसरा है x+3 और जो मेन इक्वेशन है वो हमारे पास x³ + ax + b है ना। तो ये तो क्यूबिक है और 2 रूट आपको दे रखे हैं, तीसरा आपसे रूट मतलब कि फैक्टर पूछा जा रहा है। तो ये क्यूबिक है तो चलो 2 यदि हैं तो इनको ऐसा कर लेते हैं, x-1 x+3 है ना। जो तीसरा होगा वो क्या होगा, देखो x³ x के साथ किसी का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ये x होगा
और इसके साथ क्या होगा वो डिपेंड करेगा। इसको हम लिख लेते हैं x प्लस सपोज लैम्डा, राइट। तो अब क्या चीज़ है, अब यहाँ से मुझे केवल लैम्डा की वैल्यू यदि पता चल जाए तो फैक्टर पता चल जाएगा। लैम्डा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, वो बहुत अच्छा तरीका इसमें दे रखा है। क्या दे रखा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म अवेलेबल नहीं है, एक्स स्क्वायर का टर्म अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपका कितना है 0। तो मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर से निकाल लेता हूँ और उसको इक्वल टू 0 कर दूंगा और वहाँ से मुझे लैम्डा की वैल्यू फट से मिल जाएगी। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करने से यदि बचना है तो मैं उसको एक तरीका बता दे रहा हूँ। यदि आपको एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पता करना है तो x इनका सबका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमेशा 1 आएगा यहाँ पे, मतलब हमेशा नहीं, मेरे इस क्वेश्चन में। और यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है तो हम बता दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है -1 ले आइएगा, यहाँ पे क्या है +3 इसको भी ले आइएगा, यहाँ पे कितना है प्लस लैम्डा इसको ले आइएगा, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। तो ये कितना हो गया टोटल लैम्डा प्लस 2। और मैंने क्या बताया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दूसरे साइड में है नहीं, तो इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई -2। ठीक है, तो x प्लस लैम्डा आपने लिया हुआ था, तो ये कुल मिला के क्या बन गया x-2 बन गया। x-2 ही इसका एक फैक्टर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है बी में, तो बी ऑप्शन आपका सही है। 4 नंबर पक्के हो गए आपके। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3 डाइस आपके पास है ना, तो 3 डाइस दे रखा है और पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3 इन एटलीस्ट 1 डाई, है ना, मतलब कि कम से कम एक डाइस में 3 दिखाई दे, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इस एटलीस्ट वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो हम हमेशा ही उल्टे साइड से कर लेते हैं। क्या चीज़ें हम इसके मतलब सारी चीज़ें देख लेते हैं। आपके पास 3 डाइस हैं 1 2 3, ठीक है, 3 डाइस बना लिए। तो एक चीज़ हम देख लेते हैं कि आप 3 जो है वो किसी पर भी ना आए, मतलब जो 3 वैल्यू है वो ना तो इस पे आए, ना तो इस पे आए, ना तो ये आए, ठीक है। तो एटलीस्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा काउंटर पार्ट से किए जाते हैं। तो तीनों पे 3 ना आए तो ये हम पहले देख लेते हैं, है ना। तो टोटल आपके 6 फेसेस होते हैं, तो 6 में से आपके 5 फेसेस में क्या होगा 3 नहीं होगा, तो इस पे 5 तरीके हो गए, इस पे भी 5 तरीके हो गए, इस पे भी 5 तरीके हो गए। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब इस पे भी 3 ना आए 5 बेज हो गए, इस पे भी 3 ना आए 5 बेज हो गए, एंड इस पे भी 3 ना आए, ये भी 5 बेज हो गए ना। तो इनका यदि मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 125 इतने तरीके हैं कि आप 3 बिल्कुल भी नहीं आएंगे, किसी भी फेस पे आपको 3 नहीं दिखाई देगा। अच्छा, टोटल कितना होता है, तो टोटल जो आपके होते हैं केसेस वो बनते हैं 216, और 216 में से यदि 125 माइनस कर दिए जाएँ तो 91 केस ऐसे होंगे जिसमें कभी ना कभी आपको 3 दिखाई देगा, किसी ना किसी डाइस पे 3 आपको अवेलेबल रहेगा। तो वही तो आपकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो 91 आपके फेवरेबल हो गए हैं और 216 टोटल केसेस है, तो आंसर कितना हो जाएगा 91/216, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है वो बहुत समझने वाली बात है, ठीक है। देखने में थोड़ा सा हो सकता है अजीब सा लग रहा हो या कठिन लग रहा हो। इसमें दिया हुआ है जो एल्जेब्रिक सम है डेविएशन का, और टोटल डेटा कितने मतलब ऑब्जर्वेशन कितने 10 हैं, है ना। तो जो 15 से डेविएशन जो लिया गया है वो उनका जो एल्जेब्रिक सम है वो कितना आ रहा है 7 आ रहा है आपका, है ना। तो इस चीज़ को पहले समझिए कि एक चीज़ क्या है, जैसे सपोज आप हैं, ठीक है, और आप सपोज एक टीचर हैं और यहाँ पर आपके सामने टोटल 10 बच्चे खड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, टोटल 10 बच्चे हैं। इन बच्चों से आपको क्या करना है कि देखो 15 से डेविएशन लिया जा रहा है, तो इनके पास 15 आप रुपए छोड़ दीजिए। कितने रुपए छोड़ दे रहे हैं 15, और जितने बचे उन, ठीक है, सबके पास 15 छोड़ दिए, और जितना भी माल था सब आपने ले लिया, तो वो माल पहुंच गया आपके पास, ठीक है। उन माल का आपने क्या किया, डिवाइडेड बाई 10 करके उसका एवरेज निकाल लिया। वो एवरेज कितना आ रहा है, वो सम टोटल सम, सॉरी केवल सम बोल रहा है कि 7 आ रहा है ना। तो सम यदि 7 आ रहा है तो अब पूछ क्या रहा है, मीन पूछ रहा है, तो 7 सम है, तो यदि उसका एवरेज यदि आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0.7, ठीक है। अच्छा 15 सबके पास था, तो 15 सबके पास था, यही तो एवरेज का मेन कॉन्सेप्ट है। तो 15 सबके पास था और 0.7 एवरेज एक यहाँ से है, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा 15.7, ठीक है। तो ये एवरेज की बिल्कुल बेसिक नॉलेज है कि यहाँ पर क्या चीज़, देखो एवरेज होता क्या है कि जैसे सपोज किसी के पास 10 रुपये हैं, किसी के पास 20 रुपये हैं, किसी के पास 30 हैं, किसी के पास 40 हैं, तो आप क्या करोगे, इन सब से आप रुपए ले लोगे, इन सबको ऐड कर लोगे,
ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद आप 4 से डिवाइड कर दोगे। 4 से डिवाइड करने का मतलब होता है कि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, है ना। तो इसके जब 4 पार्ट फिर से बनेंगे तो वो सारे क्या होंगे, सारे इक्वल बन जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि आपने सबके पास एक इक्वल अमाउंट छोड़ दी है, उसके बाद जितनी अमाउंट थी उसको आप क्या कर रहे हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप एक्स्ट्रा अमाउंट इनके पास कितनी आई, 7 रुपये आई केवल, या 7 जो भी है, तो 7 रुपये आई। यदि उनका एवरेज निकालेंगे तो 0.7 आएगा। वो 0.7 जो वैल्यू है आपने फिर से सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो आपका कितना हो गया, 15.7 सबके पास हो गए होंगे। तो इक्वल कितने हो जाएंगे, 15.7 हो जाएंगे, ठीक है। तो हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन है 15.7, ठीक है। अच्छा है, ईजी है। इस क्वेश्चन में कह रहा है ABC AP में है, ठीक है, और XYZ जो है वो आपके GP में है ना। तो देखो ये चीज़ आपको दे रखी है और आपसे पूछा क्या जा रहा है, x की पावर b माइनस सी, y की पावर c माइनस ए, z की पावर a माइनस बी, इसकी वैल्यू आप बताइए। AP में है तो आप इसको 1 मान लीजिए, GP 1 मान लीजिए। तो जो कांस्टेंट सीरीज होती है नॉन जीरो की वो AP भी होती है और GP भी होती है ना। तो अब इसको मान लिया है, अब जो वैल्यू दे रखा है वो निकाल लीजिए। 1 की पावर 0 इंटू 1 की पावर 0 इंटू 1 की पावर 0 क्या आ जाएगा, 1। कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। इसमें तो कलम भी नहीं आपको चलानी पड़ेगी। देखो इस क्वेश्चन में कुछ मीडियन की बात कर रहे हैं। मीडियन के लिए कुछ वैल्यू उन्होंने दे रखी है, 10, 12, 13, 16, x, 20, 25, 30, है ना। और दे रखा है मीडियन आपको, मीडियन की वैल्यू है 80। मीडियन के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली चीज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और उसके बाद फिर मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो सेकंड स्टेप। यदि आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ बहुत अच्छी बात है, सारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, अच्छी है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, पहला और आखिरी काट दीजिए, जितना बचा है उसमें पहला और आखिरी काट दीजिए। तब तक काटिए जब तक लास्ट में एक डिजिट बचे, या फिर मतलब एक नंबर बचे या फिर 2 नंबर बचे, है ना। चलिए अभी कितने हैं, 4, और काटिए, इसको काट दीजिए। अब कितने बचे हैं, टोटल 2 बचे हुए हैं। यदि 2 बचते हैं तो उन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो 16 + x डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो x की वैल्यू 20 हो जाएगी। 20 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी।